हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा दी एरोमेटिक वर्ल्ड ऑफ लॉ में। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम को डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन बाय सेक्शन। तो अभी तक अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। आई बटन पे आपको लिंक्स अवेलेबल होंगे, आप वहाँ जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो इसके पहली वाली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में। आपको पता होगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करते हुए हमें मिला भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का। इसमें कुल 4 पार्ट हैं, 170 सेक्शंस हैं और 12 चैप्टर्स हैं। इस पूरे एक्ट के हर एक सेक्शन को बहुत ही आसानी से और सरल शब्दों में मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे समझाऊंगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते थे तो वहाँ पे डेफिनेशन क्लॉज जो था वो सेक्शन नंबर 3 में दिया था इंटरप्रिटेशन क्लॉज के नाम से। और वहाँ पे जितनी भी डेफिनेशंस थी वो काफ़ी स्कैटर्ड थी, वो किसी भी क्रोनोलॉजी में अरेंज्ड नहीं थी। लेकिन जो हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे डेफिनेशंस को सेक्शन नंबर 2 में मेंशन किया गया है और ये प्रॉपर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 के बारे में, तो यहाँ 2 सबसेक्शन पढ़ने को आते हैं। सबसेक्शन 1 में हम क्लॉज पढ़ते हैं ए से लेकर एल तक, और सबसेक्शन 2 में हम बात करते हैं वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन के बारे में, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था। जब सेक्शन नंबर 2 पढ़ते हैं, वहाँ पे जो क्लॉजेस दिए गए हैं ए से लेकर एल तक, तो ए बात करता है कोर्ट के बारे में, बी बात करता है कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में, सी बात करता है डिसप्रूफ के बारे में, डी बात करता है डॉक्यूमेंट के बारे में, ई बात करता है एविडेंस के बारे में, एफ बात करता है फैक्ट के बारे में, जी बात करता है फैक्ट इन इशू के बारे में, एच बात करता है मे प्रिज्यूम के बारे में, आई बात करता है नॉट प्रूव्ड के बारे में, जे बात करता है प्रूव्ड के बारे में, के बात करता है रेलेवेंट के बारे में, और एल बात करता है शैल प्रिज्यूम के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कोर्ट की डेफिनेशन देखी थी, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन देखी थी। इन तीनों डेफिनेशन को मैंने सेक्शन नंबर 51, 52 और 53 से लिंक भी किया था। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज इस श्रृंखला में हम डिस्कस करेंगे 3 और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, डिसप्रूव्ड, प्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड के बारे में। इसकी क्रोनोलॉजी को याद करने के लिए, इसके क्लॉजेस को याद करने के लिए आप CJI वर्ड याद करना। C में आपको मिलेगा डिसप्रूव, I में आपको मिलेगा नॉट प्रूव, और जब हम J की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें मिलता है प्रूव्ड। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब हम कोर्ट में कोई भी मैटर लेकर जाते हैं, अब उस केस से रिलेटेड हम क्या करते हैं, फैक्ट को प्रेजेंट करते हैं। अब जब कोर्ट में कोई भी फैक्ट प्रेजेंट होता है तो उस फैक्ट के प्रूव, डिसप्रूव और नॉट प्रूव के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जब भी कोर्ट में कोई भी फैक्ट आता है, उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए आप उससे रिलेटेड मैटर्स को प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एविडेंसेस को प्रेजेंट करते हैं, या हो सकता है कोई भी लोकल इंक्वायरी जो कोर्ट ने कंडक्ट कराया हो, विटनेसेस ने जो भी गवाहियाँ दी हो, उन सारे चीज़ को कंसिडर करने के बाद कोर्ट एक कंक्लूजन ड्रॉ करता है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है तो हम बोलते हैं कि भाई ये फैक्ट प्रूव्ड हो गया, और इसका आउटकम क्या होता है, जिस व्यक्ति ने उस फैक्ट को प्रूव किया होता है उसी के फेवर में जजमेंट आ जाता है। लेकिन अगर कोर्ट ये बिलीव कर लेता है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या होगा, वो फैक्ट डिसप्रूव हो जाएगा। अब जब बात डिसप्रूव तक पहुंच जाती है तो आगे उससे रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम बात करेंगे इन तीनों डेफिनेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि जे में दिया गया है, प्रूव्ड का डेफिनेशन। तो प्रूव्ड क्या कहते हैं, कहते हैं देखो भाई, यहाँ पे जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं ना, दैट इज इन रिलेशन टू अ फैक्ट। हम फैक्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि देखो, हम किसी भी फैक्ट को तब प्रूव्ड मानते हैं, कब प्रूव्ड मानते हैं, जब उस फैक्ट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए गए हैं, तो वो कोर्ट उन मैटर्स को कंसिडर करने के बाद, एनालाइज करने के बाद ये कंक्लूजन ड्रॉ करती है, ये बिलीव करती है कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है। जब कोर्ट उसके एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है तो कोर्ट इतना श्योर है कि उनका कहना है कि देखो भाई, अगर हम ये सेम सर्कमस्टांसेस इस पर्टिकुलर केस का किसी भी प्रूडेंट मैन के सामने, यानी कि किसी भी समझदार व्यक्ति के सामने रखते हैं, तो वो समझदार व्यक्ति
व्यक्ति भी यही बोलेगा कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, इन तमाम सबूतों को, गवाहों को, सर्कमस्टेंसेस को देखने के बाद उसका भी यही डिसीजन होगा। तो कोर्ट इतना श्योर होता है। तो यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि हम किसी भी फैक्ट को प्रूव्ड तब मानते हैं जब कोर्ट बिलीव कर लेता है कि हाँ ये मैटर एग्जिस्ट करता है। तो जिस व्यक्ति ने उसको प्रूव किया होता है उसी के फेवर में जजमेंट आ जाता है। अब इससे रिलेटेड एक केस भी था, एम नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये केस था 2001 का, एम नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस में कहा जाता है कि देखो भाई, यहाँ पे जो हम प्रूफ की बात कर रहे हैं ना, तो इस प्रूफ का मतलब ये नहीं कि हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा था LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो ये यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे मैथ वाली प्रूफ की बात नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि हम कहते हैं कि भाई जब भी कोई भी फैक्ट कोर्ट में जा रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स आप प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि कोई एविडेंस अगर आप कोर्ट में लाते हैं उस फैक्ट से रिलेटेड, तो उस एविडेंस को देखने के बाद, उस फैक्ट से रिलेटेड मैटर्स को एनालाइज, कंसिडर करने के बाद एक प्रूडेंट मैन भी ये डिसाइड कर सकता है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो प्रूफ का यही मतलब होता है कि कोई भी ऐसा एविडेंस, कोई भी ऐसा मैटर जो हम किसी प्रूडेंट मैन के सामने भी अगर प्रोड्यूस करें तो वो भी यही कहे कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, या उसका भी यही कहना हो कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस केस में यही बोला गया था कि प्रूफ का मतलब कोई मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से नहीं है, बल्कि उस एविडेंस से है जिसको देखने के बाद एक समझदार व्यक्ति भी बोल सकता है कि हाँ ये केस हुआ है, इस केस में ये जो फैक्ट की बात की जा रही है ये फैक्ट बिल्कुल सही है। अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं तो देखिए क्या होता है, मिस्टर ए जो है कहीं जा रहे थे मार्केट में और मिस्टर बी ने क्या किया, ए को बहुत मारा। अब इस बात की गवाही देने के लिए कौन कौन आता है, इस बात की गवाही देने के लिए आते हैं मिस्टर ई, मिस्टर एफ, मिस्टर जी। इन तीनों लोगों ने कोर्ट में बोला कि हाँ सर हमने अपनी आंखों से देखा है कि बी ने मिस्टर ए को बहुत पीटा है। अब इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए एक एविडेंस आता है कोर्ट में, और उस एविडेंस में क्या आता है, CCTV फुटेज। उस CCTV फुटेज को देखने के बाद कोर्ट कहता है हाँ भाई बी ने ए को मारा तो है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही कि जिस फैक्ट को कोर्ट में प्रेजेंट किया गया था, उस फैक्ट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स दिए गए, उन मैटर्स को देखने के बाद कोर्ट ये बिलीव करता है कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, हेंस इट इज प्रूव्ड। और कोर्ट ये भी कहता है कि अगर इसे कोई प्रूडेंट मैन देखेगा तो वो भी यही कंसिडर करेगा, यही कंक्लूजन ड्रॉ करेगा कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये तो डेफिनेशन थी प्रूव्ड की। अब प्रूव्ड का जस्ट उल्टा क्या होगा, डिसप्रूव होगा। तो डिसप्रूव एक नेगेटिव डेफिनेशन है जो दिया गया है आपका सी क्लॉज में। तो क्या कहते हैं, इन रिलेशन टू अ फैक्ट, यहाँ पे भी बात फैक्ट से के रिलेशन में ही हो रही है। तो कहते हैं इन रिलेशन टू अ फैक्ट, हम ये कह रहे हैं कि भाई जो भी मैटर्स आपने कोर्ट के सामने रखे हैं, किस लिए, इस फैक्ट को कंसिडर करने के लिए, उस फैक्ट को कंसिडर करने के बाद, उन मैटर्स को कंसिडर करने के बाद कोर्ट क्या बिलीव करता है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। और उनका जो नॉन एग्जिस्टेंस है वो इतना श्योर है कि उनका कहना है कि अगर किसी प्रूडेंट मैन के सामने भी आप ये बात को रखते हैं तो वो प्रूडेंट मैन भी यही कहेगा उस पर्टिकुलर केस में कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये तो थी डिसप्रूव के बारे में बात। यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसको आप लिख लीजिएगा, चतुर्भुज पांडे वर्सेस कलेक्टर ऑफ रायगढ़। ये केस है 1969 का। तो इस केस में क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं कि देखो भाई, अगर हम बात करें कि प्रूफ डिसप्रूफ किस चीज़ पे बेस्ड है, तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहली क्या है, पहली तो आ जाती है कि कोर्ट बिलीव करता है कि नहीं। कोर्ट बिलीव अगर कर रहा है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो प्रूव्ड हो गया, उसी के हिसाब से वो जजमेंट दे देगा। अगर कोर्ट ने ये बिलीव कर लिया कि ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो बात ही खत्म हो जाती है। तो कहते हैं कि जो प्रूफ और डिसप्रूफ की बातें हम पढ़ रहे हैं ये किस पे बेस्ड है। तो पहली बात आती है कि कोर्ट के बिलीफ पे बेस्ड है। दूसरा, प्रोबेबिलिटी के बारे में हम बात कर सकते हैं कि वेदर इट एग्जिस्ट और वेदर इट नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट पे बेस्ड है, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। और तीसरे में बात आती है कि प्रूडेंट मैन के अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वो क्या कंक्लूजन ड्रॉ करता है उस पे बेस्ड है। तो यही कह रहे हैं कि जब आप प्रूफ और डिसप्रूफ की बात करते हैं तो इट इज बेस्ड ऑन द टच स्टोन ऑफ द कोर्ट बिलीफ, कोर्ट के बिलीफ पे बेस्ड है,
प्रोबेबिलिटी पे बेस है और प्रूडेंट मैन की अंडरस्टैंडिंग पे बेस है। तो यही डिसप्रूव के बारे में बात होती है। जब हम प्रूव्ड की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो ये बात करता है किसके बारे में, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी के बारे में, कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। और डिसप्रूव का डेफिनेशन आपने देख लिया, बिल्कुल प्रूव्ड का अपोजिट है। अब नॉट प्रूव्ड भी देख ले, तो नॉट प्रूव्ड का क्या मतलब है, कहते हैं भैया जो ना ही प्रूव हुआ है ना ही डिसप्रूव हुआ है, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट भी नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट भी नहीं है, मतलब ना तो आप उसको प्रूव कर पाए ना तो आप उसको डिसप्रूव कर पाए। ये उसके बीच का पड़ाव है जो कि आई में दिया गया है, जिसे हम नॉट प्रूव्ड कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में इस चीज़ों को समझा पाई हूँ। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे एक कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से मैं आपको खुद ही अपना नंबर शेयर करूंगी जहाँ पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपनी तैयारी को जारी रखें और मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।